नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। हमने देखा बच्चों, शेरशाह सूरी ने अपने 5 साल के छोटे से कार्यकाल में किस तरह से एक बेहतर शासक सिद्ध किया अपने आप को, और आगे के जो शासक थे उनके लिए किस तरह से मार्गदर्शक का कार्य किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आप जानते हैं, फरीद था। इसके बाद उसने जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। फिर इसके बाद वो सासाराम पहुंचा। सासाराम जो उसके पिता की जागीर थी, उस पर वहाँ पर उसने प्रशासन बेहतर किया, उस पर जनता को न्याय प्रदान किया, वहाँ का जो है कि वित्तीय व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी। तो इससे क्या हो गया कि उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई और वो धीरे धीरे विकास करता हुआ बंगाल का शासक बना, बिहार का शासक बना। इसके बाद वो दिल्ली को जीत लिया और पूरे उत्तर भारत का क्या हो गया, बादशाह बन गया। तो इस तरह से शेरशाह की जर्नी शुरू हुई और एक दिन वह दिल्ली का बादशाह बन गया। इसके बाद वो देखते हैं कि हमने राजस्व संबंधी उसने सुधार कितना बढ़िया किया हुआ था। उसने भूमि माप के लिए गज लेके आया और उसने जो है कि भूमि को अलग अलग जो है कि उपज के आधार पर विभाजित किया, जैसे निम्न भूमि, मध्यम भूमि, उच्च उपज की भूमि। मतलब जो बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि थी उसे उच्च भूमि बोला जाता था। मध्यम मतलब जो जिसमें उपज थोड़ा सा मिडल होता था, मतलब कहने का औसतन होता था, जिसमें बहुत अच्छी खेती नहीं की जा सकती थी। लेकिन निम्न भूमि वो होती थी जिसमें बहुत ही खराब किस्म की भूमि थी, जिसमें जो है कि फसल बहुत कम या पैदावार बहुत कम होती थी। तो ऐसी भूमि में वर्गीकृत किया। तो इस तरह का व्यवस्था उसने जो है कि अपने प्रजा को दिया। फिर आप देखेंगे सैन्य संगठन उसने बहुत अच्छा बनाया। और प्रशासनिक व्यवस्था तो इस तरह की थी कि जैसे वर्तमान समय की प्रशासनिक व्यवस्था है, उस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी ने मध्यकाल में जो है स्थापित किया हुआ था। तो हम प्रशासन के बारे में बच्चे देखते हैं, जैसे प्रशासन का विभाजन कैसे किया हुआ था। उसने केंद्रीय प्रशासन, जैसे आज आप देखते हैं कि केंद्र में सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, आप देखेंगे राष्ट्रपति होता है। उसी तरह से मध्यकाल में केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान होता था। जो सुल्तान जो है आदेश दे दे वो सबको पालन करना होता था। जो भी निर्देश दे दे, जो भी जो है न्याय प्रदान कर दे, उन सभी बातों को सभी लोगों को मानना होता था। फिर प्रांतीय प्रशासन मतलब सूबा बोला जाता था, अब इस समय इसे राज्य बोला जाता है। तो प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख जो है वो सूबेदार होता था, जो प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, न्याय सबको प्रदान करना, राजस्व प्रदान करना, भूमि को जो है कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कर देना, जैसे बहुत सारे जो है कि काम ये प्रांतीय सूबेदार किया करता था। और सूबेदार के साथ और अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे। तो जैसे अभी आप केंद्र देख रहे हैं, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह प्रांत जिसे बोलते हैं और इस समय राज्य बोलते हैं, तो उसमें जो है राज्यपाल हर राज्य में नियुक्त होता है। फिर इसके बाद प्रांत के नीचे आप देखेंगे सरकार या शिक, जिसे इस समय जिला बोला जाता है, वो आता है। तो इसका प्रमुख अधिकारी सिकदार ए सिकदारान होता था। फिर आप देखेंगे कि परगना प्रशासन कई ग्राम को मिलाकर बनता था। आप अपने आप पिताजी से या अपने मास्टर से पूछिए कि हमारा परगना कौन सा है, तो वो आपको बताएंगे। तो इसका प्रमुख जो है सिकदार होता था। आप इस तरह से मिला सकते हैं कि आपकी यहाँ जो तहसील है उसे आप परगना मान लीजिए। तो आपको पता होगा कि तहसील का प्रमुख अधिकारी जो है एसडीएम होता है। फिर इसके बाद उसी में तहसीलदार होता है, फिर नायब तहसीलदार होता है। तो ये सब अधिकारी क्या होते हैं, तहसील में होते हैं। तो उसी तरह परगना प्रशासन का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जिसका काम शांति व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना। कोषाध्यक्ष होता था, जिसका काम होता था कि आपको राजस्व कितना आ रहा है, कितना लोगों को वेतन दिया जा रहा है। वह अन्य अधिकारी भी होते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिसको हम ग्राम बोलते हैं, ग्राम में आज भी आप देखते हैं कि ग्राम का प्रधान होता है, उसको मध्यकाल में मुकद्दम या मुखिया बोला जाता है, पटवारी लेखपाल को बोला जाता है, चौकीदार जो गांव की सुरक्षा करता था उसे चौकीदार बोला जाता था। तो इस तरह से केंद्र से लेकर ग्राम तक प्रशासन का स्तरों पर विभाजन किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे ग्राम स्तर पर कई ग्रामों को मिलाकर परगना प्रशासन बनता था, कई परगनों को मिलाकर सरकार या सिख जिसे हम आज जिला बोलते हैं जिला बनता था, और कई जिलों को मिलाकर आप देखेंगे कि प्रांतीय प्रशासन बनता है, और कई प्रांतों को मिलाकर आप जानेंगे केंद्रीय प्रशासन का जो है कि गठन होता है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि उसने प्रशासनिक ऐसी व्यवस्था बनाई जैसी व्यवस्था आज वर्तमान समय में विद्यमान है भारत में। तो इस तरह का जो है उत्कृष्ट शासक था, ये मान के चलिए। फिर प्रजाहित के कार्य, शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों का निर्माण कराया। अच्छा बच्चों, आप देखते होंगे कि जैसे विवाह में कहीं किसी की शादी में जाना है तो गांव के लोग बड़ी चर्चा करते हैं कि अरे नहीं फलाना रोड से जाइए, नहीं फलाना रोड पे जाइए, वहाँ बहुत जो है कि टूटी सड़क है, ख़राब सड़क है, बहुत देरी लगेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं, इस रास्ते से आप जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छा है, जिसमें आप एक ही बार बैठेंगे और मतलब एक ही बार जो है कि गियर लगाएंगे तो आपको गियर बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का आशय ये है बच्चों कि जितना ही व्यवस्थित आपके यहाँ सड़क होगी उतना ही व्यवस्थित आपके यहाँ आवागमन होगा, वस्तुओं का आना जाना होगा, व्यापारियों का आवागमन होगा, लोगों का आवागमन होगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रशासन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलेगा और दूसरी चीज़ अर्थव्यवस्था आपकी बहुत उन्नति होगी। तो इस तरह की व्यवस्था जो है शेरशाह सूरी ने दिया। फिर सराय निर्मित करवाए, जैसे हम छोटे छोटे जो है कि 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे उसने एक जो है वो सराय बनाया कि रोड के किनारे, कि ताकि यहाँ पर यात्री ठहर सकें, उनकी खाने की व्यवस्था होती थी। अच्छा, सराय का एक उपयोग और था कि ये डाक का भी काम करते थे। जैसे अगर केंद्र से कोई सूचना आई है दिल्ली से तो उसे अगर बिहार तक पहुँचाना है तो इन्हीं सराय के माध्यम से दिल्ली तक यहाँ बिहार तक पहुँचा दिया जाता था कि आपके लिए ये सुल्तान का निर्देश है, आप इसका पालन कीजिए। तो कहने का ऐसा सराय जो है वो यात्रियों को रुकने के लिए भी महत्वपूर्ण काम करते थे और दूसरा चीज़ डाक का भी ये काम करते थे। फिर आगे देखिए, उसके द्वारा निर्मित 4 प्रमुख सड़कों में पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से दिल्ली तथा लाहौर होती हुई अटक सिंध प्रांत पाकिस्तान तक जाती थी। इसे सड़क ए आजम कहा जाता था। कालांतर में ब्रिटिश काल में इस सड़क को काबुल तक बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया। मतलब ब्रिटिश काल में इसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड दिया गया। ये कहाँ से शुरू हुई थी? बंगाल के सोनार गांव से और दिल्ली होते हुए लाहौर होती हुई ये अटक सिंध प्रांत तक जाती थी। फिर आगे देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक, तीसरी सड़क आगरा से चित्तौड़गढ़ तक तथा चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। सड़कों के निर्माण से व्यापार, यातायात व संचार में गति आई। जहाँ आपकी सड़क बेहतर होगी वहाँ खूब अच्छा जो है कि यात्री आवागमन करेंगे, आपके यहाँ से व्यापार बहुत अच्छा बढ़ेगा, आपको टैक्स बहुत अच्छा मिलेगा और जब आपको टैक्स मिलेगा तो आपका साम्राज्य अपने आप से समृद्ध होना तय है। इसके बाद जो है कि संचार, आपको जो है कि कोई रास्ते में भाई यात्री जा रहा है तो उसका माल लूट लिया गया तो आपके यहाँ कौन व्यापार करने आएगा? कोई नहीं आएगा। तो वो सोचेगा कि नहीं, हम कहीं दूसरी जगह क्यों ना व्यापार कर लें। तो आप देखेंगे कि जो है कि जो सरायों का निर्माण किया गया था इसीलिए किया गया था कि ताकि जो है कि व्यापार, जो सड़कें हैं उनकी क्या है सुरक्षा किया जा सके, फिर यात्रियों को रुकने का भी स्थान हो और फिर जो है कि डाक का भी काम ये सराय करते थे। अच्छा बच्चों, ये तीनों सड़क को आपको दिखा देते हैं कि कहाँ कहाँ बनाई गई थी। बच्चों देखिए, यही बंगाल है आपका, ये बंगाल है और यहाँ से ये देखिए ऐसे सड़क पटना होते हुए, ये देखिए ये पटना होते हुए ये देखिए ऐसे 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 आगरा पहुँचती है। आगरा से ये देखिए दिल्ली है, दिल्ली बना है ना, दिल्ली यहाँ ये दिल्ली है। दिल्ली से होते हुए ये देखिए लाहौर पहुँचती है, लाहौर से होते हुए ये देखिए पेशावर को ही अटक बोला जाता है, यहाँ तक पहुँचती है ये सड़क। ठीक, ये ऐसे ऐसे आती हुई ये पहुंचाती है। दूसरी सड़क हमने देखा था कि एक लाहौर से फिर मुल्तान तक जाती है। तीसरी सड़क हमने देखा था आगरा से ये बुरहानपुर जो है कि महाराष्ट्र में है, यहाँ तक जाती थी। तीसरी सड़क देखिए आगरा से होकर जो है ये चित्तौड़ तक, यहाँ तक जाती थी। मतलब इसने 4 सड़कों का निर्माण करवाया था। पहली सोनार गांव से लेकर यहाँ सिंध अटक तक थी, दूसरी जो है वो आगरा से बुरहानपुर तक थी, तीसरी जो है आगरा से जोधपुर थी, चौथी जो है वहाँ से लाहौर से मुल्तान तक थी। फिर से एक बार बच्चों आप देख लीजिए, ये बंगाल है, बंगाल से लेकर ये सड़क बनाया हुआ था पटना होते हुए ये देखिए ऐसे जाती है, ये आगरा है,
आगरा, आगरा का शहर ये है देखिए। फिर दिल्ली है, दिल्ली से होते हुए ये देखिए लाहौर, लाहौर यहाँ है। लाहौर से आगे ये अटक तक चली जाती है। यहाँ तक ये सड़क क्या है, इसने शेरशाह सूरी ने बनवाया हुआ था। ये सबसे लंबी सड़क थी और इसी को ग्रांड ट्रंक रोड का नाम से जाना जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है इसे। फिर देखिए बच्चों, आपकी दूसरी सड़क उसने बनवाया हुआ था, देखिए आगरा है ना, आगरा से देखिए ये बुरहानपुर तक इसने ये सड़क बनवाई हुई थी ताकि दक्षिण भारत में व्यापार किया जा सके। एक सड़क देखिए बच्चों, ये देखिए लाहौर है, लाहौर से लेकर मुल्तान तक उसने बनवाया हुआ था ताकि यहाँ से जो है सिंध के रास्ते हम अरब सागर तक पहुँचा जाए और यहाँ से जो है मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, यहाँ पर क्या है व्यापार किया जा सके। एक सड़क देखिए आगरा से लेकर उसने ऐसे 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 ये देखिए ये चित्तौड़ तक बनवाई थी। तो इस तरह से उसने 4 सड़कों का निर्माण करवाया था। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष लगवाएं, विश्राम के लिए सराय बनवाई तथा पानी के लिए कुएं खुदवाएं। देखिए कितना जो है कि बेहतर शासक था कि सड़कों के दोनों किनारे उसने जो है वृक्ष भी लगवाए। फिर इसके बाद जो है विश्राम के लिए, ताकि यात्री रह सकें, उनकी जो है कि ताकि पूरी व्यवस्था की जा सके, विश्राम के लिए उसने सराय बनवाए थे। फिर तथा पानी के लिए कुएं खुदवाएं कि ताकि जो है पीने पानी की व्यवस्था जो है रहे, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। फिर उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे व मकतब भी खुलवाए। देखिए कितना शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि मध्यकाल में क्योंकि वो शिक्षित था और शिक्षित था इसलिए उसने जो है मदरसों का और मकतबों का निर्माण करवाया जहाँ पर जो है शिक्षा दी जा सके। जैसे आज आप देखते हैं कि जब भी अगर शिक्षित कोई शासक होगा, कोई सुल्तान होगा, तो वो हमेशा शिक्षा की बात करेगा। वो आपको कहेगा क्योंकि शिक्षा आपको अधिकार देता है, आपको जो है सोचने की क्षमता देता है, आपको विकसित होने का जो है कि एक ज्ञान प्राप्त होता है। तब आप जो है कि दुनिया से संपर्क कर सकते हैं, तब आप अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो आप क्या है, मजदूर बनेंगे मनरेगा का जाके। फिर अगला, शेरगढ़ दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया। शेरशाह सूरी ने किस नगर को बढ़ाया, शेरगढ़ नामक नगर को यमुना के किनारे बसाया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के पुराने किले में किला एक कोहना नामक मस्जिद तथा अष्टभुजी 3 मंजिला मंडप शेर ए मंडल का निर्माण करवाया, जिसको हुमायूं ने बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया। आपको पता है कि पुस्तकालय एक हुमायूं ने बनवाया था जिसका नाम दीन ए पनाह था, और उसी दीन ए पनाह के सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि बच्चों शेर ए मंडल का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। हम दिखा देते हैं आपको कैसा था शेर ए मंडल। बच्चों देखिए यही आपका जो है, बच्चों देखिए यही आपका शेर ए मंडल है जो दिल्ली में उसने निर्मित करवाया था। ठीक, यही देखिए शेर ए मंडल है, यही शेर ए मंडल है। ठीक बच्चों, और एक और कलाकृति आपको देखना है, देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। देखिए चारों ओर उसके पानी है और झील है, और झील के बीच में उसने अपना एक सुंदर सा मकबरा बनाया हुआ था। और देखिए ये है, ये कितना बेहतर दृश्य दिख रहा है, उसने अपना मकबरा बनाया हुआ था झील के एकदम किनारे। और ये देखिए आने जाने के लिए रास्ता है। ये शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है, कितना बेहतर लग रहा है, सुंदर है। तो ये उसने बनवाया हुआ था, 2-3 इमारतें उसने बनवाई हुई थी। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये शेरशाह सूरी का साम्राज्य दिया हुआ, जितना रेड रंग का दिख रहा है ना, ये पूरा क्षेत्र जो है वो शेरशाह सूरी के साम्राज्य के अधीन आता था। मतलब कहने का अर्थ है एक उत्तर भारत के सभी लगभग राज्यों पर उसने अपना नियंत्रण बनाए रखा था। ठीक बच्चों, तब आगे हम और देखते हैं क्या है सूर्यवंश का पतन। बच्चों हम देखते हैं सूर्यवंश का पतन। 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में वह घायल हो गया तथा कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों ये गया हुआ था कालिंजर जीतने। अब कालिंजर को जीतने के लिए वो किले को पहले तोड़ना चाहता था कि पहले हम किले को तोड़ेंगे। तो उस किले को तोड़ने के लिए उसने जो है कि तोप का इस्तेमाल किया। जब वह तोप का प्रयोग कर रहा था तो उसका तोप जो है, जो गोला निकला तो किले से टकरा कर उसके जहाँ वो गोला दागा जा रहा था उसके आसपास ही एक जो है कि बारूद का ढेर रखा हुआ था, और गोला छिटक कर वहीं आ जाता है और भाई साहब उड़ जाते हैं फट से। तो इस तरह से
वो कालिंजर का किला जीत तो लेता है, लेकिन जो है इतना जल जाता है कि उसके बाद में मृत्यु हो जाती है। फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सके। मतलब इतना बेहतर उसने साम्राज्य स्थापित किया था कि उसका साम्राज्य देख सकें। आपको पता होगा कि इसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है और मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में, जब पुनः जो है हुमायूं फारस से भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके दिल्ली को पुनः जो है पुनः अपने कब्जे में लेता है और मुगल वंश की पुनः स्थापना करता है। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। यह उसने अपने जीवन काल में निर्मित करवाया। मकबरा मतलब होता है जहाँ बच्चे दफनाया जाता था, किसी भी शासक को दफनाया जाता था, उसे मकबरा बोला जाता था। अभी हमने आपको ये चित्र दिखाया है। फिर आगे देखते हैं बच्चों। अंततः उनके हाथ से साम्राज्य निकल गया तथा उसके वंश का पतन हो गया। शेरशाह सूरी ने यद्यपि मात्र 5 वर्ष के लिए शासन किया, परंतु उसने एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिससे बाद में मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लाभ मिला। कबूलियत: किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर देय लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना होता था। मतलब कबूलियत का मतलब होता है कि जो भी जितनी भी आपके पास ज़मीन है उसका विवरण और इस पर जो लगान देना है उसका विवरण वो हर एक किसान से लिखवाया जाता था और वो सरकार को दिया जाता था। फिर पट्टा भी दिया जाता है। किसानों द्वारा प्राप्त उनकी ज़मीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था, जिसमें लगान की दर भी लिखी होती थी कि जो भी ज़मीन किसान को दिया जा रहा है उसका विवरण लिखा होता था और उसमें कितनी लगान आपको इस भूमि से देनी है उसका भी विवरण इसमें लिखा जाता था। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरह की व्यवस्था थी। इससे ये हुआ कि किसानों से जो जमींदार शोषण करते थे या अधिकारी शोषण करते थे उनसे अधिक लगान लेते थे, ये व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। सराय देखिए, सराय यात्रियों, डाककर्मियों तथा अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान था। तो ये बच्चों आपका पूरा शेरशाह सूरी वाला जो है पाठ वो समाप्त हो गया। प्रश्न उत्तर हम बाद में लिखा देंगे आपको और ये जो भी है वो बाद में आपको करवा देंगे। तो नमस्कार बच्चों, और आप पढ़िए बेहतर तरीके से और यही हमारी कामना है। नमस्कार।